नमस्कार। आज इस वीडियो में हम फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में चर्चा करेंगे और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी हम विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रेट होती क्या है, कितने प्रकार की होती है। तो देखिए, विनिमय दर के बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा कर ली थी। विनिमय दर का निर्धारण करने के लिए दो प्रणालियाँ प्रचलित है। जो पहली प्रणाली है उसे स्थिर विनिमय दर प्रणाली कहते हैं और दूसरी प्रणाली है उसे नम्य विनिमय दर प्रणाली कहते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्थिर विनिमय दर प्रणाली की। तो देखिए, स्थिर विनिमय दर प्रणाली वह प्रणाली होती है जिसे सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है और इसी कारण इसे स्थिर विनिमय दर प्रणाली भी कहते हैं। इसके भी मुख्य रूप से दो रूप होते हैं, एक तो विनिमय दर की सर्वमान्य प्रणाली और एक विनिमय दर की समंजनीय सीमा प्रणाली। इनके बारे में हम थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो देखिए, स्थिर विनिमय दर प्रणाली का अर्थ है कि विनिमय की दर सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। फिक्स्ड रेट ऑफ एक्सचेंज रेफर्स टू रेट ऑफ एक्सचेंज एज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। ऐतिहासिक तौर पर इसके दो प्रकार होते हैं, जिसमें जो पहला है वो है विनिमय दर की स्वर्णमान प्रणाली। अब गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, यह प्रणाली 1920 के दशक से पूर्व संसार के अनेक भागों में प्रचलित थी। इस प्रणाली के अनुसार जितने भी देश होते हैं उनमें जो करेंसी प्रचलित होती है उसके बीच समता की एक साझी इकाई स्वर्ण को अर्थात गोल्ड को माना जाता था। प्रत्येक देश को अपनी करेंसी का मूल्य सोने के रूप में परिभाषित करना होता था और इसके लिए एक करेंसी का मूल्य दूसरी करेंसी में निर्धारित करने के लिए प्रत्येक करेंसी के स्वर्ण मूल्य की तुलना की जाती थी। अब उदाहरण हम इसका लें कि मान लीजिए कि एक यूके पौंड की बात हो रही है। यूके में जो पौंड चलता है, एक उसका बराबर हम मान ले 4 ग्राम सोना होता है और एक यूएसए डॉलर के बराबर 2 ग्राम सोना होता है। तो फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक यूके पौंड बराबर 2 यूएसए डॉलर, अर्थात एक यूके पौंड देकर 2 यूएसए के डॉलर खरीदे जा सकते हैं। एवं यूके पौंड तथा यूएस डॉलर में विनिमय दर या विनिमय अनुपात 1:2 का हम मान लें। विनिमय की इस प्रणाली को विनिमय का टकसाली समता मूल्य अर्थात मिंट पार वैल्यू ऑफ एक्सचेंज और मिंट पैरिटी भी कहा जाता था। एक करेंसी के टकसाली मूल्य से अभिप्राय उस करेंसी में निहित सोने के मूल्य से होता है। तो ये जो प्रणाली है विनिमय दर की स्वर्णमान प्रणाली है। इसके बाद हम विनिमय दर की समंजनीय प्रणाली की बात कर लेते हैं। तो इसे हम विनिमय दर की ब्रेटन वुड्स प्रणाली भी कहते हैं। ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट और एडजस्टेबल पैग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट अर्थात विनिमय दर की समंजनीय सीमा प्रणाली भी इसे हम कहते हैं। देखिए, ब्रेटन वुड्स प्रणाली विनिमय दर की स्थिर प्रणाली है, फिर भी इसमें कुछ सीमा तक समायोजन अर्थात एडजस्टमेंट की अनुमति दी जाती थी। इसी कारण इसे विनिमय दर की समंजनीय प्रणाली इसे कहा जाने लगा। इस प्रणाली में कुछ बातें हैं, उन्हें हम समझते हैं कि विभिन्न करेंसियों को एक करेंसी अर्थात अमेरिकी डॉलर के साथ संबंधित अर्थात पैक्ड कर दिया गया। अमेरिकी डॉलर का एक निश्चित कीमत पर स्वर्ण मूल्य निर्धारित कर दिया गया। एक करेंसी का अमेरिकी डॉलर के रूप में मूल्य निहित अर्थ उस करेंसी का सोने के रूप में मूल्य माना गया। दो करेंसियों के बीच समता के लिए सोने की अंतिम इकाई का कार्य करता रहा और किसी करेंसी के समता मूल्य में समायोजन केवल आईएमएफ की अनुमति से ही संभव था। इस जो स्थिर विनिमय दर प्रणाली है उसके कुछ लाभ भी हैं, उसकी कुछ हानियां भी हैं। उसके सबसे पहले लाभ, मेरिट्स या गुण की हम बात करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वर्ष 1977 में
स्थिर विनिमय दर प्रणाली को त्याग दिया गया। इसके स्थान पर विनिमय दर की लोचशील प्रणाली अर्थात नम्य प्रणाली को अपनाया गया। नम्य विनिमय दर प्रणाली की विस्तार से चर्चा हम आगे करेंगे, उससे पहले हम इसके लाभ और हानि को समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने 5 बिंदु लिख रखे हैं स्थिर विनिमय दर प्रणाली के गुणों में। उसमें एक तो है बाजार स्थिरता एवं पूंजी की गतिशीलता, एक है स्वचालित भुगतान शेष समायोजन, एक है मुद्रास्फीति पर रोक, फिर है स्थिर समष्टि अनार्थिक नीतियां, और अंत में है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में समृद्धि। अब इन्हें हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि ये किस प्रकार से गुण या लाभ के रूप में है एक विनिमय दर प्रणाली में। तो देखिए बाजार स्थिरता और पूंजी की गतिशीलता से क्या फर्क पड़ता है। इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा या विनिमय बाजार की स्थिरता निश्चित हुई। व्यापारी तथा निवेशकों को बाजार अनिश्चितता का सामना करने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। यह अंतर्राष्ट्रीय पूंजी प्रवाह को बढ़ावा देता है। तो एक लाभ तो इसका ये हुआ। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा, अर्थात स्थिर विनिमय दर प्रणाली में बाजार स्थिरता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करती है। फिर तीसरा है समष्टिगत आर्थिक नीतियाँ, तो जिसे हम मुद्रास्फीति के रोक के रूप में समझते हैं। तो स्थिर विनिमय दर के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्षेत्र में दीर्घकालीन आर्थिक नीति बनाई जा सकती है। यह द्विपक्षीय व्यापार समझौते को बढ़ावा देती है। इसके अलावा स्थिर समष्टि आर्थिक नीतियां ये हो गई, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में समृद्धि। एक हम सट्टेबाजी से बचाव, अर्थात स्थिर विनिमय दर के कारण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार को सट्टेबाजी से भी बचाया जा सकता है। समष्टिगत आर्थिक नीतियों की अगर हम बात करें तो उसमें द्विपक्षीय व्यापार समझौतों को बढ़ावा मिलता है। और मुद्रास्फीति पर रोक की हम बात करें तो स्थिर विनिमय दर सरकार को मुद्रास्फीति पर रोक लगाने के लिए दबाव डालती है। इसका कारण यह है कि यदि घरेलू बाजार में कीमतें बढ़ जाएगी तो जो निर्यात है हमारे लिए उनकी मांग घट जाएगी, हमारे निर्यातों के लिए मांग घट जाएगी और हमारी विदेश विनिमय प्राप्तियां घट जाएगी, क्योंकि निर्यात घटेंगे तो हमारी प्राप्तियां भी घट जाएगी एवं हमारे विदेशी विनिमय भंडार अर्थात फॉरेक्स नीचे के स्तर पर पहुंच जाएंगे। शेष विश्व से आयात की गई वस्तुओं का भुगतान करने के लिए फॉरेक्स बहुत ज़रूरी है, ये हम सब जानते हैं। अब हम आते हैं इसके दोष पर, इसकी हानियों पर अर्थात डिमेरिट्स पर। जो इसका पहला दोष है, पहली हानि है, वो है स्वर्ण के विशाल भंडार की इसमें आवश्यकता होती है। क्योंकि जो करेंसियाँ होती है बहुत सारी, उसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनको स्वर्ण में परिवर्तनीय करना होता है, इसीलिए स्वर्ण के विशाल भंडार की इसमें आवश्यकता रहती है। ये एक इसकी सबसे बड़ी हानि है। एक है इसमें स्वर्ण का विशाल भंडार पूंजी प्रवाह को बाधित भी करता है। बाजार स्थिरता निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय पूंजी प्रवाह को प्रोत्साहित करती है, लेकिन साथ ही जो विशाल स्वर्ण भंडार है स्थिर विनिमय प्रणाली में, वो अंतर्राष्ट्रीय पूंजी प्रवाह को बाधित करते हैं। उसी मात्रा में विश्व अर्थव्यवस्था की विकास पद्धति बाधित होती है। अब हम बात करें कि जोखिम पूंजी इससे निरुत्साहित होती है। स्थिर विनिमय दर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में जोखिम पूंजी अर्थात वेंचर कैपिटल को निरुत्साहित करती है। विदेशी मुद्रा फॉरेक्स व्यापार की वस्तु के रूप में विकसित नहीं हो पाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार अधिकतर आयातों तथा निर्यातों के अंतर्राष्ट्रीय भुगतान तक ही सीमित रहा है। इसके बाद आता है स्थिर विनिमय दर संतुलित दर नहीं हो सकती है। सरकार द्वारा विनिमय दर निर्धारित होने के कारण पूर्ति एवं मांग शक्तियों का प्रचालन नहीं हो पाता है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में संतुलित विनिमय दर स्थापित नहीं हो पाती है। मुक्त वैश्विक बाजार उद्देश्य भी प्राप्त नहीं हो पाते हैं।
तो ये कुछ दोस्त हैं जो स्थिर विनिमय दर प्रणाली में स्थित हैं। अब हम बात कर लेते हैं नम्य विनिमय दर प्रणाली की। तो जो नम्य विनिमय दर प्रणाली है उसकी बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में जो जोखिम पूंजी है अर्थात वेंचर कैपिटल, वो क्या होता है। तो इसका संबंध लाभ कमाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में विदेशी मुद्रा अर्थात फॉरेक्स के क्रय के लिए किए गए निवेश से होता है। स्थिर विनिमय दर प्रणाली ऐसे निवेश की अनुमति प्रदान नहीं करती है। नम्य विनिमय दर प्रणाली अर्थात फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। नम्य विनिमय दर प्रणाली वह दर है जो विदेशी मुद्रा बाजार में विभिन्न करेंसियों की मांग तथा पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है। फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज इज दैट रेट विच इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ डिफरेंट करेंसीज कंसर्न्ड इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो नम्य विनिमय दर का निर्धारण ठीक उसी प्रकार होता है जिस प्रकार बाजार शक्तियों द्वारा किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है। विदेशी करेंसियां जो होती है, उन विदेशी करेंसियों की मांग तथा पूर्ति जिस बाजार में होती है उसे विदेशी विनिमय बाजार अर्थात फॉरेन एक्सचेंज मार्केट या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार अर्थात इंटरनेशनल मनी मार्केट कहा जाता है। तो हम अगर एक फॉर्मूला बनाएं कि R बराबर F और ब्रैकेट में DS अर्थात R यहाँ पे बताएगा विनिमय दर को, D अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विभिन्न करेंसियों की मांग को और S बताएगा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विभिन्न करेंसियों की पूर्ति को। जिस विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा की मांग उसकी पूर्ति के बराबर हो जाती है उसे समता दर अर्थात पार रेट ऑफ एक्सचेंज कहते हैं और यह दर ही विनिमय दर की सामान्य दर अर्थात नॉर्मल रेट कहलाती है या संतुलन दर इक्विलिब्रियम रेट कहलाती है। यह विनिमय दर नम्य या लॉसशील होती है क्योंकि यह विदेशी विनिमय बाजार में विभिन्न करेंसियों की मांग तथा पूर्ति में परिवर्तन होने के साथ साथ परिवर्तित होती है। लॉसशील नम्य विनिमय दर प्रणाली के गुण और दोषों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम इसके गुण की बात कर लेते हैं, मेरिट्स की बात कर लेते हैं। तो लॉसशील विनिमय दर प्रणाली के मुख्य गुणों में सबसे पहला गुण होता है कि इसमें सोने के भंडार रखने की आवश्यकता नहीं होती है, गोल्ड रिजर्व नॉट रिक्वायर्ड। लॉसशील विनिमय दर प्रणाली में स्वर्ण भंडार की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि इस प्रणाली के सदस्य देशों की परिवर्तनीय करेंसियां चलन में नहीं होती है। इसी के साथ दूसरा जो इसका गुण है वो है जोखिम की पूंजी को प्रोत्साहन। लॉसशील विनिमय दर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में जोखिम पूंजी को प्रोत्साहित करती है। अंतर्राष्ट्रीय करेंसियों में व्यापार स्वयं एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया बन जाते हैं। उसके बाद आता है पूंजी की अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता में वृद्धि होना और संसाधनों का अनुकूलतम आवंटन। तो पूंजी की अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता में जो वृद्धि होती है उसे हम समझते हैं वो किस प्रकार होती है कि लॉसशील विनिमय दर प्रणाली जो विभिन्न देश होते हैं उनमें पूंजी की गतिशीलता को प्रोत्साहित करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सदस्य देशों को बहुत अधिक अंतर्राष्ट्रीय निधियां रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और संसाधनों का अनुकूलतम आवंटन की अगर हम बात करें तो लॉसशील विनिमय दर प्रणाली में ऐसे आवंटन की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में संसाधनों के आवंटन की प्रवृत्ति अधिकतम होने की होती है। नम्य विनिमय दर प्रणाली के दोष की अगर हम बात करें, डिमेरिट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो इसका दोष है वो है बाजार में इससे अस्थिरता आती है। लोचशील विनिमय दर के कारण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है। मुक्त बाजार अक्सर परिवर्तनशील होता है जो विनिमय दर में बार बार वृद्धि तथा कमी को दर्शाता है।
इस प्रकार व्यापारी तथा निवेशकों को बड़े जोखिमों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा नीति निर्धारण में भी कठिनाई आती है। बाजार में अस्थिरता के कारण आयात तथा निर्यात संबंधी दीर्घकालीन नीतियां बनाना कठिन हो जाता है और इसके कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में निवेश स्थिर नहीं हो पाता है। द्विपक्षीय व्यापार समझौता कठिन हो जाता है। दिन प्रतिदिन विनिमय दर में होने वाले उतार चढ़ाव के कारण द्विपक्षीय व्यापार समझौता कठिन समस्या बन जाता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विकास को ये बाधित करता है। घरेलू अर्थव्यवस्था का बाह्य धक्कों के प्रति अधिक भेद्य होना भी इसका एक दोष है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि नम्य विनिमय दर को स्वतंत्र विनिमय दर क्यों कहा जाता है, तो आपको उसका जवाब देना है कि नम्य विनिमय दर को स्वतंत्र विनिमय दर कहा जाता है क्योंकि इसका निर्धारण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा स्वतंत्र रूप से होता है। इसीलिए ही इसे स्वतंत्र विनिमय दर भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं विदेशी करेंसी की मांग क्यों होती है किसी भी देश में। तो विदेशी करेंसी की मांग निम्न कारणों से होती है। पहला तो है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निवेश करने के लिए हमें विदेशी करेंसी चाहिए होती है। फिर है कि भारतीय आयात करने के लिए हमें विदेशी करेंसी की ज़रूरत होती है। पर्यटकों को, विद्यार्थियों को, इलाज करवाने वालों द्वारा विदेशों में डायरेक्ट रूप से जो परचेज किया जाता है उसके लिए भी, और अंतर्राष्ट्रीय ऋणों का अगर हमें भुगतान करना है, पेमेंट करना है डेब्ट का, तो उसके लिए भी विदेशी करेंसी की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा विदेशों में साधन आय के भुगतान के लिए हमें विदेशी करेंसी की ज़रूरत पड़ती है और हमारे निवासियों द्वारा विदेशी विनिमय का सट्टा व्यापार करने के लिए भी हमें विदेशी करेंसी की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें हमें फॉरेक्स अर्थात विदेशी करेंसी की ज़रूरत पड़ती है और इसके लिए हम उसकी मांग करते हैं। अब विदेशी करेंसी की पूर्ति कैसे होती है यह भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है। मांग किस लिए होती है ये तो हमने समझा, अब पूर्ति कहाँ से होती है ये भी समझना ज़रूरी है। जो हम निर्यात करते हैं वहाँ से एक तो विदेशी करेंसी हमें प्राप्त होती है। इसके अलावा जो विदेशों से पर्यटक आते हैं, विदेश से जो विद्यार्थी आते हैं और विदेशों से इलाज करवाने के लिए जो व्यक्ति आते हैं, उनके द्वारा भारत में जो डायरेक्ट टैक्स दिया जाता है उससे भी हमें विदेशी करेंसी की पूर्ति होती है। इसके अलावा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अर्थात एफडीआई और विदेशी संस्थागत निवेश अर्थात एफआईआई जो विदेशियों द्वारा भारत में किया जाता है उससे भी विदेशी करेंसी की पूर्ति होती है। विदेशों से प्राप्त साधन आय और विदेशों से प्राप्त एक पक्षीय हस्तांतरण से भी हमें फॉरेन एक्सचेंज अर्थात विदेशी करेंसी की पूर्ति हो जाती है। अब जो विनिमय की संतुलन दर है उसका निर्धारण कैसे होता है उसे हम इस चित्र की सहायता से समझ सकते हैं। नीचे आपको OX लाइन पर दे रखा है विदेशी करेंसी की मात्रा और OY लाइन पर आपको दे रखा है विदेशी मुद्रा का विनिमय दर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विनिमय की संतुलन दर वह है जहाँ पर करेंसी की मांग और उसकी पूर्ति बराबर होती है, अर्थात E बिंदु यहाँ पर वह बिंदु है। इस दर पर न तो उस करेंसी की आधिक्य मांग होती है न आधिक्य पूर्ति होती है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो डी कर्व है वो करेंसी की मांग को दर्शा रहा है, जबकि एस कर्व करेंसी की पूर्ति को दर्शा रहा है। और जहाँ पर ये डी कर्व और एस कर्व अर्थात मांग और पूर्ति कर्व एक दूसरे को काटते हैं, वहाँ पर जो बिंदु ई है वो संतुलन का बिंदु है और इस बिंदु पर जो हमने लाइन खींची है OF तथा संतुलन मात्रा OQ निर्धारित होती है। तो OF विनिमय दर को तथा OQ यहाँ पर बताता है संतुलन की मात्रा को, विदेशी करेंसी की मात्रा को। विदेशी विनिमय बाजार की हम बात करते हैं तो विदेशी विनिमय बाजार वह बाजार होता है जिसमें विश्व के विभिन्न देशों की राष्ट्रीय मुद्राओं का क्रय विक्रय किया जाता है।
इसके मुख्य 3 कार्य होते हैं: हस्तांतरण कार्य, साख कार्य और पूर्वोपाय कार्य। इसी प्रकार विदेशी विनिमय बाजार 2 रूपों में कार्य करता है, एक तो हाजिर बाजार और एक वायदा बाजार। अब हम समझे कि ये जो हाजिर बाजार है और वायदा बाजार है ये क्या है, तो देखिए इसे हम समझते हैं। सबसे पहले हम हाजिर बाजार की बात करें तो हाजिर बाजार से तात्पर्य ऐसे बाजार से है जिसमें केवल चालू लेन देन किए जाते हैं। यह बाजार दैनिक प्रकृति वाला होता है। इस बाजार में जो विनिमय दर निर्धारित होती है उसे चालू तात्कालिक विनिमय दर कहा जाता है। अर्थात इसमें जो एक्सचेंज रेट निर्धारित होगी उसे हम क्या कहेंगे? चालू तात्कालिक विनिमय दर कहेंगे। ये दैनिक प्रकृति वाला होता है। जबकि वायदा बाजार की हम बात करें तो इसमें भविष्य में किसी तिथि पर पूरे होने वाले लेन देन का व्यापार होता है। दोनों में ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। हाजिर विनिमय दर, जिसे चालू विनिमय दर भी हम कहते हैं, ऐसी विनिमय दर होती है जो बाजार में उस समय प्रचलित होती है जब लेन देन के सौदे होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में इनका संबंध हाजिर सौदों से होता है। वायदा विनिमय दर वह विनिमय दर होती है जिस पर भविष्य में पूरा होने वाले लेन देनों का कारोबार होता है। इसका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में हाजिर सौदों से कोई संबंध नहीं होता है। वास्तव में वायदा विनिमय दर एक प्रकार की अनुबंधित अर्थात कॉन्ट्रैक्टेड विनिमय दर होती है जो उन सौदों पर लागू होती है जिनके प्रपत्रों पर हस्ताक्षर तो हमने आज किए हैं किंतु लेन देन इसका फ्यूचर में कंप्लीट होगा। भविष्य में लेन देन का व्यापार करने के लिए मुख्यतः 2 उद्देश्य होते हैं। पहला तो है कि विनिमय दर में किसी प्रतिकूल परिवर्तन के जोखिम से बचाव और सट्टे का लाभ उठाना। ये बाजार में भविष्य से संबंधित होता है जिसके अंतर्गत प्रपत्रों पर हस्ताक्षर तो वर्तमान में किए जाते हैं, लेन देन भविष्य में पूरे होते हैं। जिस विनिमय दर पर ये भविष्य सौदे तय किए जाते हैं उसे वायदा विनिमय दर कहते हैं। अब हम बात करते हैं प्रबंधित तरणशीलता की। अब ये प्रबंधित तरणशीलता अर्थात मैनेज्ड फ्लोटिंग क्या है, इसे हम समझते हैं। देखिए, प्रबंधित तरणशीलता एक ऐसी व्यवस्था है जो विनिमय दर में निश्चित नियमों के अनुसार समायोजन करने की अनुमति देती है। इन नियमों की आधिकारिक घोषणा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में कर दी जाती है। अगर हम इसे कहें कि मैनेज्ड फ्लोटिंग इज अ सिस्टम दैट अलाउज एडजस्टमेंट्स इन एक्सचेंज रेट अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस विच आर ऑफिशियली डिक्लेयर्ड इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। समायोजन की कोई पहले से परिभाषित सीमा नहीं होती है, न ही कोई समायोजन का पहले से समय निश्चित होता है। समायोजन की आवश्यकता के अनुसार उनकी अनुमति दी जाती है। यह प्रबंध अधिकारियों पर निर्भर करता है कि वो समायोजन की प्रार्थना को स्वीकार करते हैं या उसे रद्द करते हैं। यह ऐसी विनिमय दर की प्रणाली है जिसमें केंद्रीय बैंक द्वारा तरणशीलता को प्रभावित तथा प्रतिबंधित करने के लिए हस्तक्षेप किया जाता है। यहाँ पर यह बहुत महत्वपूर्ण है कि जो केंद्रीय बैंक होता है वो तरणशीलता को प्रभावित या प्रबंधित करने के लिए हस्तक्षेप करता है। इसके बाद हम आगे बात करें स्वायत्त सौदों से क्या मतलब होता है, तो उन आर्थिक लेन देनों से जिन्हें लाभ के उद्देश्य से किया जाता है और इनका उद्देश्य भुगतान शेष खातों में संतुलन बनाए रखना नहीं होता, इन्हें रेखा के ऊपर की मदें कहा जाता है। और समायोजन मदें क्या होती है उसे हम समझते हैं। वे आर्थिक सौदे जिन्हें किसी देश की सरकार द्वारा भुगतान शेष को संतुलित बनाए रखने के लिए किया जाता है और इनका उद्देश्य भुगतान शेष खाते के असंतुलन को दूर करना होता है, इन्हें रेखा के नीचे की मदें भी कहा जाता है। भुगतान शेष में जो घाटा होता है वो क्या है, इसे हम समझते हैं। जब स्वायत्त प्राप्तियों का मूल्य स्वायत्त भुगतान के मूल्य से कम हो जाता है तो भुगतान शेष में उसे घाटा कहते हैं।
और अवमूल्यन की हम बात करें तो जब देश की सरकार या केंद्रीय बैंक घरेलू मुद्रा का बाह्य मूल्य घटाती है तो उसे अवमूल्यन कहते हैं। इससे आयात महंगे तथा निर्यात सस्ते हो जाते हैं। दोनों में बहुत अंतर है। अवमूल्यन तो क्या होता है, जब देश की सरकार या केंद्रीय बैंक घरेलू मुद्रा को बाह्य मूल्य घटाती है, आंतरिक मूल्य नहीं, उसका बाह्य मूल्य घटाती है, उसे अवमूल्यन कहते हैं। और ऐसा हम निर्यात को बढ़ाने के लिए करते हैं। भुगतान से इसमें घाटा होता है जब स्वायत्त प्राप्तियों का मूल्य स्वायत्त भुगतान के मूल्य से कम होता है, तो उसे हम भुगतान से इसमें घाटा कहते हैं। मुद्रा का अधिमूल्यन हम कहते हैं जब सरकार या केंद्रीय बैंक घरेलू मुद्रा के बाह्य मूल्य को बढ़ाती है, तो मुद्रा का अधिमूल्यन कहलाता है। यह स्थिर विनिमय दर में होता है। कौन से मूल्य को बढ़ाया जा रहा है? मुद्रा के बाह्य मूल्य को बढ़ाया जा रहा है, तो इसे हम मुद्रा का अधिमूल्यन कहेंगे। मुद्रा का मूल्यह्रास क्या होता है? जब नम्य विनिमय दर में मुद्रा की मांग तथा पूर्ति के फलस्वरूप घरेलू मुद्रा के मूल्य में विदेशी मुद्रा के मूल्य की अपेक्षा गिरावट आती है, तो मुद्रा को मूल्यह्रास कहते हैं। मुद्रा की मूल्य वृद्धि क्या होती है, इसे हम समझते हैं। जब विनिमय दर में मुद्रा की मांग तथा पूर्ति के फलस्वरूप घरेलू मुद्रा के मूल्य में विदेशी मुद्रा की अपेक्षा बढ़ोतरी होती है, तो यह मुद्रा की मूल्य वृद्धि कहलाती है। विनिमय दर जब हम तय करते हैं, एक्सचेंज रेट, उसमें मुद्रा की मांग तथा पूर्ति, डिमांड और सप्लाई के द्वारा जो निर्धारित होती है, घरेलू मुद्रा के मूल्य में जब विदेशी मुद्रा की अपेक्षा बढ़ोतरी होती है, तो हम इसे मुद्रा की मूल्य वृद्धि कहते हैं। इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। नमस्कार।